राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाई थी। इस साल भोपाल गैस त्रासदी की 38वीं वर्षी है। इस मौके पर स्विच फाउंडेशन के द्वारा रांची प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के बारे में डॉक्टरों ने जानकारी दी। खास करके बच्चों में वायु प्रदूषण से हो रही बीमारियों के बारे में उन्होंने बताया। क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। इन विषयों को लेकर प्रेस वार्ता रखेगी। यस, क्वेश्चन चालू हो गया। हाँ बिल्कुल। हाँ बोलिए। प्रेस वार्ता आज किस उद्देश्य से रखा गया ये बताएं। ये इस उद्देश्य से रखा गया है कि जो नेशनल एयर पॉल्यूशन कंट्रोल दिवस है, हमें अपने आसपास जितने भी वातावरण में पॉल्यूशन हो रहे हैं, जिसकी वजह से जितनों भी हानिकारक हमारे हेल्थ पे प्रभाव पड़ रहा है, उस विषय में लोगों को और पब्लिक को अवगत करना और उसके विषय में किस तरह से हम कदम उठाएं ताकि हमारे हेल्थ पे जो दुष्परिणाम पॉल्यूशन की वजह से पड़ रहा है उसको रोका जा सके जल्दी से जल्दी। और हमारा जो एनकैप का टारगेट है 40% रिडक्शन इन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन का, उसको भी कैसे 2026 तक हम लोग उस संदर्भ में पहुँचें और ख़ासकर राज्य झारखंड में हम पॉल्यूशन से किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। ये एक ऐसा दुश्मन है जो थोड़ा तो दिखता है, पूरी तरह से दिखता नहीं है, इंडोलेंट है, लोगों को पता ही नहीं होता। और आपको आज की डेट में मैं बताऊं, अभी जो रिसेंट स्टडीज़ हैं वो बताती हैं कि पूरे विश्व में 2.2 इयर्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि हमारा जो जीवन जिंदा रहने की जो अवधि होती है उनमें से 2.2 साल वो पॉल्यूशन लेके जा रहा है। और भारत में जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित प्रांत जैसे दिल्ली, वहाँ 10 साल घट रहा है लोगों का, और अन्य राज्यों में जैसे हमारा राज्य है 5 साल घट रहा है। तो ये इतना ज़्यादा इस पे हमारे हेल्थ के ऊपर इसका दुष्परिणाम पड़ रहा है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ ऐसी बीमारी है जो 40 के ऊपर मरीजों में पहली बार सिम्टम्स पकड़े जाते हैं। डायग्नोसिस भी उसका 40 के ऊपर ही होता है। और इन पेशेंट्स में होता क्या है, जब वो कम उम्र से स्मोकिंग करना शुरू करते हैं, किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, जहाँ पे एनवायरमेंटल स्मोक, डस्ट, फ्यूम्स के एक्सपोजर में कंटिन्यूसली आते हैं, तो क्या होता है कि लंग का इन्फ्लेमेशन और डैमेज उस कम उम्र से ही शुरू हो जाता है। और जब तक वो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, वो एक ऐसे स्टेज में प्रेजेंट करते हैं जहाँ पे उनका लंग फंक्शन गिरने लगता है। लंग फंक्शन गिरता है तो COPD का डायग्नोसिस लंग फंक्शन के गिरने पे ही किया जाता है। मतलब सामान्य शब्दों में ये समझा रही हूँ मैं कि COPD का डायग्नोसिस तभी बनता है जब एक कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ इंटरवल चाहिए होता है लंग को डैमेज करने के लिए। तो यंग एज में जब पेशेंट स्मोकिंग करने शुरू कर देता है या एनवायरमेंटल स्मोक का उसका एक्सपोजर होता है, तो हमको कई बार मरीज़ 50-60 के एज में मिलते हैं जहाँ पे बिना स्मोकिंग के एक्सपोजर पे भी ये एनवायरमेंटल स्मोक की वजह से पेशेंट्स का COPD की तरह प्रेजेंट करना शुरू हो चुका है। एक अंतिम प्रश्न था मैडम कि सर ने एक और बताया कि लो बर्थ वेट बेबी को लेकर, इसको भी समान शब्दों में दर्शकों को थोड़ा समझें। एक्चुअली क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जब इन पे असर आता है एयर पोल्यूशन का, तो जो फीटस है उस पर जेनेटिकली उस पर असर पड़ता है। और ये बेबीज़ जब पैदा होते हैं तो ये देखा गया है रिसर्च द्वारा कि जनरली लो बर्थ, मतलब उनके जो उनका वेट बैंड होना चाहिए उससे काफ़ी कम वो लो बर्थ के बेबीज़ होते हैं। और स्टिल बर्थ्स भी होते हैं जो बिल्कुल अंत में डिलीवरी के टाइम पे ही इन बच्चों की मौत हो जाती है, जिनको स्टिल बर्थ्स कहते हैं। और इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन भी होता है इन बच्चों में, कई जेनेटिक इफेक्ट्स। ये ऑनगोइंग चीज़ है जो रिसर्च अभी भी चल रहा है, कैसे बच्चों पे इसका असर आ रहा है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मैटरनल एयर पोल्यूशन लेवल्स को हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो अडल्टहुड में बच्चे के अडल्टहुड में अस्थमा सिम्टम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।